भो छात्राः सुप्रभातं। प्रातःकालीन वेलायां सर्वेषां छात्राणां संस्कृतकक्षायाम् अभिनन्दनम्। अद्य अहं स्वरसन्धेः एकः भेदः गुणसन्धिविषये किञ्चित् कथयिष्यामि। इतः पूर्वम् एकं श्लोकं श्रावयामि तव ज्ञानवर्धनाय। श्लोकम् अस्ति, दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्ययालङ्कृतोऽपि सन्। दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्ययालङ्कृतोऽपि सन्। मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयङ्करः। एक बार पुनः, दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्ययालङ्कृतोऽपि सन्। मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयङ्करः। अतीव सुन्दरं श्लोकम् अस्ति। श्लोकस्य भावः अस्ति यत् दुर्जन मनुष्यः, दुष्ट मनुष्यः अतीव दुःखदायी भवति। अस्य विपरीतं सज्जन मनुष्यः, सज्जन पुरुषः सुखं ददाति, सुखदायी भवति। तस्य संगम अतीव ज्ञानवर्धकं शीतलं भवति। अतः दुर्जन मनुष्यस्य संग कदापि न करणीयः। श्लोके कथितं यत् दुर्जन मनुष्यः सर्पसदृशं भवति। यथा सर्पः मणिना भूषितोऽपि भयङ्करः भवति, तथैव विद्वान् मनुष्यः यदि दुष्टः अस्ति, दुर्जनः अस्ति, सोपि दुखं ददाति। हिंदी भाषायां श्लोक में कवि कहता है, दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्ययालङ्कृतोऽपि सन्। दुष्ट व्यक्ति का साथ हमें कदापि नहीं करना चाहिए, भले ही वो कितना विद्वान हो, भले ही वो कितना पढ़ा लिखा हो। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे होने से ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी दुष्टता खत्म हो जाए। जिस प्रकार से, बड़ा सुंदर उदाहरण है, मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयङ्करः। सर्प भले ही उसके मस्तक में मणि जटित हो। एक सर्प होता है जो मणिधारी होता है, और मणि बहुत मूल्यवान होती है, लोग उसकी तलाश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत बहुमूल्य होती है। तो क्या मणिधारी सर्प भयंकर नहीं होता? अगर वो डस लेगा, काट लेगा, तो क्या उसमें जहर नहीं होगा? नहीं, उसमें भी जहर होगा, और अधिक होगा जहर। तो इसी प्रकार से जो दुष्ट मनुष्य होता है, भले ही वो विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन फिर भी उसका हमें साथ नहीं करना चाहिए। आज बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन वो अपने पेशे को कलंकित करते हुए क्या क्या नहीं करते हैं। उदाहरण हम सब के सामने रोज आते हैं समाचारों के माध्यम से। तो हमें हमेशा होशियार रहना चाहिए, कभी भी दुष्ट व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए, भले ही वो कितना भी विद्वान हो। ठीक है, समझ गए? तो इसका जरूर पालन करेंगे। अब इसके बाद गुण संधि। गुण संधि स्वर संधि का एक भेद है। दीर्घ संधि में आपने पढ़ा था, आशा है समझ गए होंगे। अब आज गुण संधि को ठीक से समझिएगा। और ये जो संधियां हैं, ये आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछी जाती हैं, जो हम बता रहे हैं। तो इसलिए इनको बहुत सही ढंग से पढ़िएगा। इसका नियम अगर समझ लेंगे तो उदाहरण कोई भी आ जाए, आप गलत नहीं करेंगे, उसको संधि सही ही करेंगे। लेकिन जब हम समझते नहीं हैं, केवल तुक्का लगाते हैं, अंदाज से ऐसे ही कुछ लिख देते हैं। अक्सर हमने देखा स्कूल में कापियों का मूल्यांकन करते समय कि वो संधियों के नियम का ज्ञान नहीं होता, और वो बगैर नियम को जाने, बिना समझे, ऐसे ही कुछ भी मिला के लिख देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो भी लिखते हैं वो गलत ही लिखते हैं। तो इसलिए हमें संधि के नियम को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। तो गुण संधि विषयकम सूत्रम अस्ति आद् गुणः। आद् गुणः, आद् गुणः
एकम अन्यत् सूत्रमस्ति अदेन गुणः। एकम सूत्रमस्ति आद् गुणः, एकम अन्यत् सूत्रमस्ति गुणसन्धेः एव अदेन गुणः। तो सूत्रानुसारम अस्य अर्थम अस्य भावम अस्ति यत् सर्वप्रथम अदेन गुणः। अस्य सूत्रस्य किं भावः? अत एंग गुणः। अत से मतलब है अ। अगर अ है और एंग प्रत्याहार है, मैंने प्रत्याहार बनाना बताया है तो आप समझ गए होंगे। एंग प्रत्याहार होता है, इसके अंतर्गत ए और ओ वर्ण आते हैं। तो अत माने अ और ए और ओ, इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है ये सूत्र के अनुसार। अत ए ओ इनकी गुण संज्ञा होती है अदेन गुणः। इसका तात्पर्य समझ गए। अब आद् गुणः। आद् गुणः इसका मतलब है आद, आ के बाद। आद का मतलब है आ, ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो, उसके बाद अगर कोई भी स्वर आता है लेकिन असमान स्वर होना चाहिए, समान स्वर नहीं। समान स्वर तो दीर्घ में आता था तो वहां दीर्घ संधि होती है। यहां पर अगर आ के बाद में असमान स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर गुण हो जाता है। और गुण क्या होता है? ए ओ, एंग, जिनकी गुण संज्ञा हुई थी तो ए और ओ हो जाता है। ठीक है, उदाहरण आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। उदाहरण हम लिखते हैं। उदाहरण जैसे रमा प्लस ईशा, देव, दो दो उदाहरण हम लिखेंगे हर एक के। देव प्लस इंद्रा, सूर्य प्लस उदयः, सर्व प्लस उत्कृष्ट, ब्रह्म प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। 6 उदाहरण मैंने लिखे इस संधि के, गुण संधि के। इससे आप समझिए। हमने बताया यदि आ के बाद में असमान स्वर कोई आता है, असमान स्वर से मतलब है आ के बाद अगर ई आता है, आ के बाद ऊ आता है, आ के बाद अगर री आता है, ये असमान स्वर हैं। ये तीनों अगर आते हैं तो क्या हो जाएगा? तो गुण हो जाता है। और गुण क्या होता है? ए ओ, और री के साथ जब मिलेगा तो अर हो जाएगा। ए ओ अर। ठीक है, ये 3 परिवर्तन होते हैं। ये क्या होता है? ए ओ और अर। तो यहां पर देखिए रमा प्लस ईशा, यहां पर कौन कौन से स्वर मिल रहे हैं पहले इसको देखिए। प्लस से पहले कौन सा स्वर है? मां में कौन सी मात्रा लगी है? बड़ा आ की, दीर्घ आ है। तो इसका मतलब है ये है आ, यहां पर दीर्घ आ। उसके प्लस के बाद क्या है? दीर्घ ई है। तो आ प्लस ई यहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब आ के बाद में जब कोई भी जो है ई मिलता है तो ए होता है। तो इसलिए यहां पर मां में ए हो जाएगा। यहां पर दोनों मिलके क्या हो जाएगा? ए। तो क्या बन जाएगा? रमे। रमे, और ई जो है इसी मिल गया है तब ए बना है, इसलिए शाह बचा। तो बराबर रमेशाह बचा। क्या बना? संधि मिलकर के हो क्या बना? रमेशाह। रमा प्लस ईशाह बराबर रमेशाह, क्योंकि यहां पर आ प्लस ई मिल रहा है। ठीक है, दोनों वर्णों में देखिए प्लस से पहले वाला और प्लस से बाद वाला, जो ही दोनों स्वर मिल रहे हैं तो आ प्लस ई बराबर ए होता है। ए होता है, तो इसलिए रमेशाह बन गया। ठीक है, यहां पर बल्कि लिख भी लो कि आ प्लस ई बराबर ए। तो इसलिए क्या बना? रमेशाह।
फिर है दूसरा उदाहरण देव प्लस इंद्र। यहाँ भी देखिए प्लस से पहले कौन सा स्वर है, व में अ, ह्रस्व अ, उसके आगे क्या है ई, ह्रस्व ई, तो आ प्लस ई मिल रहा है, आ प्लस ई, ह्रस्व आ ह्रस्व ई, तो ये भी मिल करके आ ई मिलेंगे, चाहे ह्रस्व मिले या दीर्घ मिले, उससे कोई अंतर नहीं होता, होगा ए ही। तो यहां भी वा में ए की मात्रा लग जाएगी, ई ये खत्म हो जाएगा क्योंकि सी मिल गया है, तो क्या बनेगा दे वे और आगे नाधा और द्रा इसे लिख दो, तो देवेंद्र विसर्ग लगा दो, विसर्ग लगा हुआ है इसलिए विसर्ग लगा दो। तो क्या बना देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। क्यों, यहां पर आ और ई मिल रहे हैं, आ ई मिलके ए होता है। फिर सूर्य प्लस उदया, ये हमने आ ई वाले दो उदाहरण बताए। अब अगला है आ और उ वाले दो उदाहरण हैं। पहला है सूर्य प्लस उदया, देखो प्लस से पहले या में कौन सा मात्रा है, अ, ह्रस्व आ, तो ह्रस्व आ ये मिला, उससे वो मिलता किससे है, आगे है क्या उ, तो आ और उ मिलकर के क्या होगा, ओ होगा, ठीक है, ये ओ होगा। तो यहां या में ओ लग जाएगा, उ मिल करके क्या होगा, आ और उ मिलके ओ, तो सूर्यो बराबर सूर्यो, और आगे दया लिख दो जो बचा, सूर्योदया, ठीक है, सूर्योदया हो गया, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदया। इसी तरह से सर्व प्लस उत्कृष्ट, तो यहां पर भी वा में क्या कौन सा स्वर है, आ, आगे क्या है उ, तो आ और उ यहां भी मिल रहे हैं, छोटा आ प्लस छोटा उ बराबर क्या हो जाएगा ओ, तो मिल करके क्या हो गया, वा में ओ की मात्रा लग गई, तो सर्वो, सर्वो, और आगे ताधा और कृष्ट ऐसे लिख दो, तो क्या बन गया सर्वोत्कृष्ट, क्या बन गया सर्वधन उत्कृष्ट बराबर सर्वोत्कृष्ट, ठीक है। अगला उदाहरण है आ और री का, ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि विसर्ग भी लगा दो इसमें। ब्रह्म में प्लस से पहले देखिए कौन सा स्वर है, छोटा आ माने ह्रस्व आ, फिर आगे क्या है री है स्वर, तो आ प्लस री मिल रहा है यहां पर, तो बराबर क्या हो जाता है, आ और री मिलकर अर हो जाता है, क्या होगा आ और रा में हलंत होता है, तो ये अर जो है यहां पर लग जाएगा ब्रह्म के बाद, तो क्या हो जाएगा ब्रह्मर, ब्रह्मर। अब ये जो रा आधा है ना, ये ब्रह्मर ऐसे हुआ, इसको हम क्या करते हैं, आगे जो शी है ना, तो शी लिख देंगे, लेकिन ये जो रा है ये इसके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यही चीज जो है जब हम साथ मिला के लिखेंगे तो ऐसे ब्रह्मर्षि ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ब्रह्मर्षि। तो आ प्लस री बराबर अर, तो क्या बना ब्रह्मर, और शी आगे बच गया तो उसको हमने इसे लिख दिया ब्रह्मर्षि हो गया। इसी तरह से अगला उदाहरण है देव प्लस ऋषि, यहां भी प्लस से पहले कौन सा स्वर है, ये ह्रस्व आ, फिर आगे क्या है री, तो आ और री मिलकर के यहां भी अर हो जाएगा, आ प्लस री बराबर अर, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, यहां पर अर होगा तो देवर, देवर, और आगे शी जो है वो शी ऐसे लिख दो, और अर जो है वो इसी में टंग जाएगा ऐसे, जैसे ऊपर हुआ था ब्रह्मर्षि में, तो क्या बन गया देवर्षि। तो ब्रह्म प्लस ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा। इसके गुण संधि के दो सूत्र हैं, एक है आद गुण, एक है अदेंग गुण। अदेंग गुण जो है वो अ की और एंग प्रत्याहार माने ए और ओ की गुण संज्ञा करता है। ये आद गुण ये कहता है अगर आ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो गुण हो जाता है। तो असमान स्वर देखिए, यहां पर असमान स्वर आ रहे हैं, आ के बाद ई आ रहा है, तो क्या हुआ ए, गुण ए होता है, तो ए हो गया। तो रमा धन ईशा बराबर रमेशा। ऐसे ही जो है आ प्लस ई का दूसरा उदाहरण है देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र, आ और ई मिलके ए हुआ। इसी तरह से सूर्य प्लस उदय है, यहाँ पर आ और उ मिल रहा है, तो आ और मिलके ओ होता है, तो क्या हो गया सूर्योदय। इसी तरह से आ और उ का दूसरा उदाहरण है सर्वधन उत्कृष्ट बराबर सर्वोत्कृष्ट, ठीक है। फिर है आ और री का उदाहरण, ये भी असमान स्वर हैं,
तो यहाँ पर आ और री मिलके अर होता है, इसलिए ब्रह्म प्लस ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि ही होगा, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि ही होगा। ठीक है, अब इसको हम उल्टा कर देते हैं। क्यों? ये तो हमने बताया संधि विच्छेद था, उसको संधि करना, लेकिन अगर संधि किया हुआ आता है तुम्हारी परीक्षा में, उसको संधि विच्छेद करना हो तो कैसे करोगे? तो आप समझ लो, यहाँ जैसे रमेशा आया है, अब आप ये समझिए कि इसमें संधि कौन सी है, क्योंकि यहाँ और कहीं षा में संधि नहीं हो सकती, रा में नहीं हो सकती, में हो सकती है, माँ में ए की मात्रा लगी है। और ए ओ अर ये जो संधि है ये केवल गुण संधि में होती है, माने ए ओ अर ये गुण संधि में ही होते हैं, तो ये आपको पता लग जाएगा ए ओ अर से। तो यहाँ ए है, इसका मतलब समझ जाओ आप गुण संधि है। गुण कहाँ होती है? आ के बाद में असमान स्वर मिलेगा, तो आ और ई मिलके ए होता है, तो उसके फैक्टर कर दो, एक तरफ आ रखो एक तरफ ई रखो, एक तरफ आ रखोगे तो एक तरफ रमा होगा, और ई एक तरफ रखोगे तो ईशा हो जाएगा, तो रमादन ईशा। ठीक है, फिर इसी तरह से देव प्लस इंद्र है, वो देवेंद्र है, तो देवेंद्र में भी यहाँ ए की मात्रा है, इसलिए यहीं पर संधि होगी, क्योंकि ए की मात्रा दे में भी है, लेकिन यहाँ तो इसके पहले कोई अक्षर ही नहीं है, तो संधि यहीं पर होगी। तो यहाँ भी ए है, तो आ और ई करना है तुमको अलग अलग, तो एक तरफ आ करो तो देव, एक तरफ ई करो तो इंद्र, तो देव प्लस इंद्र हो गया। कौन सी बड़ी बात है? इसी तरह से सूर्योदय, अब यहाँ पर समझ जाओ कि ओ है, यहाँ पर हुआ, ओ जो है केवल गुण में होता है, और ओ का क्या क्या मिलके होता है? आ प्लस ऊ मिलके ओ होता है, तो इसलिए एक तरफ आ कर दो एक तरफ ऊ कर दो। जब आ किया तो सूर्य बना, एक तरफ ऊ किया तो उदय बना, तो सूर्य प्लस उदय। इसी तरह से सर्वोत्कृष्ट को करो, यहाँ भी ओ है तो ओ पे ही फैक्टर विभाजन होगा, तो क्या मिलके ओ बनता है? आ प्लस ऊ, एक तरफ आ करो तो सर्व, एक तरफ ऊ करो तो उत्कृष्ट। उधर वाला जो है वो तो ऐसे लिखना है, जोड़ के उत्कृष्ट कर दो, तो सर्व प्लस उत्कृष्ट। अब आ गया ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि में अगर संधि विच्छेद करना है तो ब्रह्मर्षि पढ़ने से पता चलता है अर हुआ है इसमें, और अर कहाँ होता है? केवल गुण संधि में। तो गुण संधि में अर क्या मिलके होता है? आ प्लस री मिलके अर होता है, तो एक तरफ आ कर दो तो ब्रह्म हो गया, एक तरफ री कर दो तो ऋषि हो गया। ठीक है, ब्रह्म प्लस ऋषि ऐसे लिख दो। इसी तरह से देवर्षि है, यहाँ भी अर जहाँ है वहीं पर उसका फैक्टर विभाजन करो, तो एक तरफ आ करो तो देव होगा, एक तरफ री करो तो ऋषि होगा, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। ठीक है, कोई कठिनाई कोई नहीं। आप इसके नियम को समझ लीजिए, अगर ज़्यादा नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि ये गुण संधि में ये चीज़ होती है, केवल 3 परिवर्तन होते हैं, ए ओ अर। हमने 2-2 उदाहरण सबके लिखे हैं, इसलिए 6 हो गए। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। तो जहाँ पर समान स्वर मिले वो दीर्घ संधि, जहाँ पर असमान स्वर मिले इस तरह से ए ओ अर हो, वहाँ गुण संधि। ठीक है, अब समझ गए होंगे मैं समझता हूँ। आप गुण संधि के बहुत सारे उदाहरण मिले, दीर्घ संधि, गुण संधि, बहुत उदाहरण मिलते हैं, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से छांटिए उनको, एक लिस्ट बनाइए और इसी तरह से आप उनको संधि विच्छेद करिए और संधि करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।